दोस्तों, ब्रह्मांड कितना विशाल है ये तो हम आपको कई वीडियोस में बता चुके हैं। और इस ब्रह्मांड के सामने हमारी गैलेक्सी कितनी छोटी है और उस गैलेक्सी के सामने हमारा सौरमंडल बहुत ही छोटा है। और हमारी दुनिया यानी हमारी पृथ्वी तो इसमें कहीं पर दिखाई तक नहीं देती, परंतु ये छोटा सा सौरमंडल वास्तव में कितना बड़ा है, खासकर मनुष्य की पहुंच के आगे ये कितना विशाल है। क्या इसे कभी पार किया जा सकता है? क्या इंसान सौरमंडल को पार करके किसी दूसरे सौरमंडल में एंट्री ले सकता है, या उसके द्वारा भेजा गया कोई भी यान या उपकरण या अभियान सौरमंडल की पहुंच को पार कर सकता है? यहां आपको पता लगेगा कि सौरमंडल सच में कितना विशाल है। भले ही हमारी गैलेक्सी में वो बहुत छोटा दिखाई देता हो, लेकिन हमारे मुकाबले हमारा सौरमंडल बहुत बहुत बड़ा है। आरंभिक काल से मनुष्य के पास एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बड़ा मुश्किल काम था। वो जैसे तैसे करके एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन खोजने लगा और उसने बहुत सारे साधनों को खोज लिया। जिस खोज में उसने जानवरों को पालतू बनाया और फिर उन पालतू जानवरों को अपने साधन के रूप में इस्तेमाल करने लगा। फिर जैसे तैसे उसने पहिए का आविष्कार किया और वहां से मनुष्य की जिंदगी बदल गई। फिर उसके सामने कई तरह की समस्याएं आई। समुद्र को पार करने की लगातार प्रयासों और अपनी जिज्ञासा के बल पर मनुष्य ने इस समस्या का भी समाधान निकाला और वह समुद्री जहाजों का निर्माण करने में कामयाब रहा। उसने तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों को देखा और वहीं से उसने ये जान लिया कि लकड़ी ही उसको समुद्र पार करवाएगी, और फिर उसने इसमें भी महारत हासिल कर ली। लेकिन मनुष्य ने कुछ उड़ती हुई चीजों को भी देखा और उसने सोचा कि क्या मैं भी इनकी तरह उड़ सकता हूं, परंतु उसके प्रयास असफल रहे। फिर उसने कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया जो पक्षियों की तरह उड़ सकती थी। और आज हम हमारे आधुनिक विमान और स्पेसक्राफ्ट उसी खोज और उसी नजरिए की देन है। इसके बाद मनुष्य ने आसमान में उड़ने की कोशिश की और आसमान में इतना ऊंचा उड़ा कि उसने धरती से परे किसी दूसरी जमीन पर कदम तक रख दिया। उसने अपनी किसी दूसरी जगह पर कदम रखने की इच्छा को चांद पर कदम रखकर पूरा किया। इसके बाद मनुष्य ने अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों और किसी एलियन सभ्यता की खोज आरंभ की, जो आज तक जारी है। हमारे सौरमंडल में तो हमारी इस जिज्ञासा का अंत नहीं हुआ, तो हमने हमारे सौरमंडल के बाहर झांकने की तैयारी की। और इस काम में मनुष्य की आंख बने कुछ अंतरिक्ष मुसाफिर, जो लगातार 45 सालों से इस ब्रह्मांड में हमें बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बहुत कुछ दिखा चुके हैं और अभी भी अपने सफर पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी सफर में एक जगह आती है जिसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है? ये वो जगह है जो दो तारों के बीच मौजूद बेहद ही खाली, ठंडी और वीरान जगह होती है, जहां किसी भी तारे या स्पेस बॉडी का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे हमारे बॉर्डर्स पर नो मैन्स लैंड या नो मैन्स जोन होते हैं, वैसे ही इंटरस्टेलर स्पेस की बाउंड्री में भी एक बहुत बहुत बड़ा नो मैन्स, यानी कि यहां पर कोई भी ग्रह, उपग्रह या उल्कापिंड नहीं होते। ये बिल्कुल वीरान होता है। अभी तक मानव इतिहास में केवल 5 ही स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जिन्हें इंटरस्टेलर प्रोब का दर्जा मिला है। इनमें से 2 स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक हमारे सौरमंडल की बाउंड्री यानी हेलियोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया है। जिनमें से पहला था नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जिसने अगस्त 2012 में हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सौरमंडल को पार करने वाला हमारा अगला मिशन कब होगा और सौरमंडल को पार कैसे किया जा सकता है। सौरमंडल को पार करने के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सूरज से कितनी दूर जाकर हम ये कह सकते हैं कि हम इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री पा चुके हैं? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन से कहां पर पहुंच गए हैं? और नासा के पायनियर 11 और पायनियर 12 मिशंस का क्या हुआ? पायनियर मिशंस डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड इंटरस्टेलर स्पेस कहां तक पहुंच गए हैं दोनों? नासा का न्यू हॉरिजन्स मिशन प्लूटो पर कब तक पहुंच जाएगा और वहां पर क्या करेगा? न्यू हॉरिजन्स मिशन का डिस्टेंस
सूर्य से कितनी दूर है और कितने समय में वो इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर जाएंगे। सौरमंडल को पार करने वाला अगला मिशन यानी क्या होने वाला है। साल 2012 में वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा, जिसके करीब 6 साल बाद दिसंबर 2018 में इसका जुड़वां वॉयेजर 2 हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला दूसरा स्पेसक्राफ्ट बना। पर आखिर उसके बाद क्या? हमारा कौन सा स्पेसक्राफ्ट भविष्य में हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है और इसे ऐसा करने में कितने सालों का समय लग सकता है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। सौरमंडल को पार कैसे करें? सूरज हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़ा स्पेस ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमारे सौरमंडल का 99.8% मास मौजूद है, जिसकी वजह से सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। कोई भी स्पेस बॉडी जो कि हमारे सौरमंडल में मौजूद है वह सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ होता है। चाहे हम बात करें किसी भी प्लेनेट की, एस्ट्रॉइड की या बाहरी क्षेत्र में मौजूद आईसी कॉमेट की या फिर हमारे चांद की ही बात क्यों ना करें, सभी सूर्य से बंधे हुए हैं। सभी स्पेस बॉडीज सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सूरज से दूर जाने की कोशिश करता है उससे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर खींचने लगता है। उस स्पेस ऑब्जेक्ट को सूरज के ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जाने के लिए एक खास एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है, जो कि उसके मास और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को हमारे सौरमंडल के बाउंड्री हेलोस्फीयर को पार करने के लिए खास गति की जरूरत होती है। जैसे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है, वैसे ही एक एस्केप वेलोसिटी सूर्य की भी है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस गति को बिना पार किए हमारे सौरमंडल को पार नहीं कर सकता, यानी कि उसे इतनी ताकत लगानी पड़ेगी कि वो वेलोसिटी को प्राप्त कर ले जहां से वह सूरज के क्षेत्र से बाहर निकल सकता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सकता है। सोलर सिस्टम में एस्केप वेलोसिटी कहां तक होती है और उसकी सूरज से दूरी क्या है? अगर हम हमारे सूरज की एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो हमारे सरफेस पर 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सूर्य के सरफेस पर मौजूद है उसे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए 618 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव करना होगा। पर जैसे जैसे सूरज से हमारी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एस्केप वेलोसिटी कम होती जाती है। सूर्य से करीब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर हमारी धरती के ऑर्बिट में मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करने के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव करना होगा। पर यह एस्केप वेलोसिटी घटते घटते सूर्य से लगभग 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर घटकर 4.21 किलोमीटर पर सेकंड यानी करीब 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाले वॉयेजर मिशनों ने सफलतापूर्वक इस एस्केप वेलोसिटी को पार कर लिया था। वॉयेजर मिशनों के अलावा पायनियर 10, पायनियर 11 और न्यू हॉरिजॉन्स ऐसे मिशन हैं जो कि हमारे सौरमंडल से बाहर जाने वाले ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास सूर्य की एस्केप वेलोसिटी को पार करने लायक जरूरी स्पीड भी मौजूद है, यानी कि इनके पास हर वो चीज है जो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके दूसरे सौरमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 मिशंस टू क्रॉस आवर सोलर सिस्टम कहां पहुंचे हैं ये दोनों? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे सूर्य से 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर हमारे सौरमंडल का बाउंड्री यानी हेलोस्फीयर खत्म हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है। हेलोस्फीयर हमारे सौरमंडल के चारों ओर मौजूद एक बबल की तरह है जो इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यह हमारे सौरमंडल के ऊपर शील्ड की तरह काम करता है जो कि दूसरे तारों और आकाश गंगाओं से आने वाले खतरनाक हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हमारे सौरमंडल में आने से रोकता है। वॉयेजर मिशन जब हमारे सौरमंडल को पार कर रहे हैं तब उनके पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने इन्हें हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया, जिससे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इन मिशनों ने आखिरकार हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया है। वहीं इसके अलावा भविष्य में पायनियर 10, पायनियर 11 और न्यू हॉरिजॉन्स मिशन हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वॉयेजर मिशनों के बाद हमारे सौरमंडल को पार करने वाला अगला मिशन पायनियर 11 हो सकता है। पायनियर 11 मिशन को
1973 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सोलर विंड एस्ट्रॉयड बेल्ट के साथ ही जुपिटर और सैटर्न ग्रह का करीबी से अध्ययन करना था। इसने 1974 को जुपिटर और 1979 में सैटर्न ग्रह को पार किया, पर 1995 में जब यह हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में मौजूद था तब हमारा इससे संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को इसके एक्चुअल लोकेशन और इसकी मौजूदा स्थिति के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। पर उनके अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में यह हमारी धरती से करीब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद हो सकता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो दूरी है जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है, यानी करीब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है। ये लगभग 2.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर ईयर की गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर वॉयेजर मिशनों द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से मान लिया जाए कि हमारे सौरमंडल की बाउंड्री यानी हेलोस्फीयर 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है, तो ऐसे में पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट आने वाले करीब 4 सालों में यानी 2027 तक हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। पर हमारे सौरमंडल का हेलियोस्फीयर हमेशा फिक्स नहीं रहता। यह हमारे सूर्य के 22 सालों के सोलर साइकिल के साथ ही 2 से 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक घटता और बढ़ता रहता है। ऐसे में कुछ भी पक्के तौर पर कह पाना बहुत मुश्किल है। वहीं इसके जुड़वा पायनियर 10 मिशन को 1972 में लॉन्च किया गया था। यह एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार कर जुपिटर ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। इसने 1973 को जुपिटर ग्रह को पार कर दूर सौरमंडल और हेलियोस्फीयर का सफर करना आरंभ किया। यह उस समय तक हमारे सौरमंडल की बाउंड्री समझे जाने वाले नेपच्यून ग्रह को पार करने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बना। पर 2003 में जब यह हमारी धरती से करीब 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद था, तब इलेक्ट्रिक पावर खत्म हो जाने की वजह से हमारा इससे संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से हमें यह पता नहीं है कि वर्तमान समय में यह हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि ये इस अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। पर वैज्ञानिकों के अनुसार यह वर्तमान समय में हमसे 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है और करीब 2.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर ईयर की गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। एक बेजान, एक अंधेरी, एक सुनसान, एक ठंडी दुनिया में लगातार सफर कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि यह वॉयेजर 1 मिशन के बाद हमारी धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद कोई इंसान द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट है। वॉयेजर और पायनियर 11 मिशनों से विपरीत इसे हेलोस्फीयर के टेल की तरफ भेजा गया है, जहां हेलोस्फीयर का हेड 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक फैला हुआ है, वहीं इसका टेल करीब 220 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक फैला हुआ हो सकता है। ऐसे में से हमारे सौरमंडल की बाउंड्री यानी हेलोस्फीयर के टेल को पार करने में और करीब 38 सालों का समय लग जाएगा। यानी यह सन 2057 में सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। नासा न्यू हॉरिजन्स मिशन टू प्लूटो। इसके बाद आता है नासा का न्यू हॉरिजन मिशन, जिसे 2006 में अमेरिका से लॉन्च किया गया था। करीब 9 साल की लंबी यात्रा करने के बाद इस मिशन ने 2015 में ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के फ्लाई बाय को पूरा किया। इस दौरान इस मिशन ने इस ड्वार्फ प्लैनेट से जुड़े एक कई अद्भुत और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसने प्लूटो को देखने का और वैज्ञानिकों का और पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया, हमेशा हमेशा के लिए। पर अभी स्पेसक्राफ्ट का मिशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अपने प्राइमरी मिशन को पूरा करने के बाद इसे कुइपर बेल्ट में मौजूद एक स्पेस ऑब्जेक्ट अल्टीमा थूले का अध्ययन करने का काम सौंपा गया। जनवरी 2019 में यह मिशन इस रहस्यमय कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इससे जुड़े कई अहम रहस्यों और जानकारियां जुटाई। इस स्पेसक्राफ्ट में अभी भी काफी फ्यूल बचा हुआ है, जो कि करीब 2030 तक काम कर सकता है, जिसकी वजह से यह आने वाले भविष्य में ऐसे ही और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के फ्लाई बाय को अंजाम दे सकता है। वर्तमान समय में हमारे धरती के करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है और यह लगभग 3.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह आने वाले करीब 24 सालों में यानी सन 2043 तक हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। इस मिशन में वॉयेजर मिशनों की अपेक्षा काफी उन्नत इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। ऐसे में सौरमंडल को पार करने तक अगर यह मिशन सही तरीके से काम करता रहा तो यह इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े हुए कई अहम सवालों को जवाब ढूंढने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है, और हो सकता है कि यह उस चीज की तलाश में भी अहम भूमिका निभाए जिसे हम जीवन कहते हैं।
पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हेलियोस्फीयर असल में हमारे सौरमंडल की बाउंड्री नहीं बल्कि इससे भी परे आईसी बॉडीज और कॉमेट्स की एक विशाल डिस्क मौजूद है जिसे ऊट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ये डिस्क हमारे सूर्य से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैली हुई हो सकती है। पर अभी तक ऊट क्लाउड के बारे में वैज्ञानिकों की जानकारी लगभग ना के बराबर है और अभी तक इन ऑब्जेक्ट को सीधे तौर पर खोजा भी नहीं गया है। पर जिस तरह से आईसी कॉमेट समय समय पर हमारे इनर सोलर सिस्टम में दाखिला लेते हैं, यहां पर घुसपैठ करते हैं, उससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये आईसी बॉडीज ऊट क्लाउड में मौजूद होते हैं और हमारे सूरज की ग्रेविटी की वजह से कई बार उसकी ओर खींचे चले आते हैं और कई बार तो बड़े बड़े ग्रहों पर और हो सकता धरती पर भी यही आईसी बॉडीज जीवन का कारण बने हो सकता आने वाले समय में हमारे शुक्र ग्रह पर ऐसी आईसी बॉडीज की बारिश हो जाए और वहां पर भी हमारी पृथ्वी की तरह जन्म यानी कि जीवन जन्म ले ले। ऐसे में अगर इसे सारे सौरमंडल की बाउंड्री मान भी लिया जाए तो किसी भी इंसानी मिशन को सही तरीके से हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने में लाखों सालों का समय लग सकता है। आशा करता हूं आपको पता चल गया होगा कि हमारा सौरमंडल कितना विशाल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।